सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, ये है हमारा क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को। और चैप्टर नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 10 है। अभी तक हम अपने 9 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई, ये हमारा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार सा यूट्यूब चैनल है, और जिसके माध्यम से हम लोग क्लास 12th के साथ साथ क्लास 10th की भी पढ़ाई करते हैं। बच्चों, शुरू करते हैं आज के सेशन को और बताते हैं कि भाई क्या क्या डिस्कस होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आज यहाँ डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 3 में वैद्युत रासायनिक सेल को। लेकिन उससे पहले मैं समझूंगा कि भाई वैद्युत सेल क्या होता है, इस रासायनिक वर्ड को हटा दिया जाए तो। उसके बाद फिर समझूंगा कि भाई वैद्युत रासायनिक सेल 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राथमिक सेल और दूसरा होता है हमारा कौन सा बच्चों, दूसरा होता है हमारा द्वितीयक सेल। उसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, जिसे हिंदी में कहा जाता है वैद्युत वाहक बल। ये क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से एग्जाम में आता है, ये समझेंगे। फिर समझेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर को, और उसके बाद समझेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर ये लेक्चर आज का इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि बच्चों, इसके बाद जो 11 नंबर लेक्चर आने वाला है, उस लेक्चर में हम लोग वैद्युत वाहक बल और उसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन देखने वाले हैं। एक ऐसा रिलेशन देखने वाले हैं जो रिलेशन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। वैद्युत रासायनिक सेल और प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये जो हैं ये थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। तो पहले इनको हम लोग समझ लेंगे अच्छे से 5 से 6 मिनट में। उसके बाद वैद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर और उसका आंतरिक प्रतिरोध, और साथ ही साथ आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको भी देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए फिर अब हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी है तो संभव है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैद्युत सेल। यार, इतनी बड़ी सी डिफिनेशन है, क्या मुझे याद करनी पड़ेगी? नहीं। अगर मैं हूं तो फिर रटने की जरूरत क्या है। सबसे पहले इसको समझना शुरू करते हैं। लिखा है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या करती है, बदल देती है। अब जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, समझ ही रहे हो सब लोग, है ना। कुछ रसायन होगा उसके अंदर, और उसके बाद वो उसको बदल देगा किसमें, उसको बदल देगा बच्चों वो विद्युत ऊर्जा में। इसका मतलब है कि जो मेरा एक सेल होता है किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है बच्चों। और इसमें धातु की कितनी छड़ें होती हैं, इसमें धातु की 2 छड़ें लटकी होती है बच्चों। धातु की कितनी छड़ें होती है, 2। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। ये मैं एक बर्तन जैसा कुछ बना रहा हूं और इसमें मैं 2 छड़ें जो है वो लटका दूंगा। ठीक, इसमें मैंने मान लिया कि हमारी कितनी छड़ें हैं बच्चों, 2 छड़ें मैं इसमें लटका देता हूं। एक छड़ मान लीजिए हमारी ये हो गई, और उसके बाद एक छड़ हमारी ये हो गई। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको जो है एक तार से जोड़ दिया, और इधर भी हमने इसको एक तार से जोड़ दिया। तार ऐसा जोड़ो, या फिर चाहो आप तो ऐसे 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 करके ऐसे बना सकते हो, अच्छा लगे ताकि आपको। इस तरीके से तार से मैंने इनको जोड़ दिया। इनके बाद इनको ना हम लोग किससे जोड़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक मैंने बल्ब लगा दिया हुआ है, और ये देखो एक बल्ब ऐसे मैंने बना दिया और ऐसे कर दिया ये। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका निगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या बना दिया है बच्चों, ये मैंने यहाँ पे एक वैद्युत सेल बना दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब उसके बाद ये इधर का जो पार्ट है वो इसका कैथोड है, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी कैथोड ही बोलते हैं और हिंदी में भी ना, तो इसको कैथोड ही लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। और ये पॉजिटिव वाला जो है ना वो एनोड है, तो इसको हम एनोड लिख देंगे। अब इसके अंदर कुछ भरा होता है, और जो भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं बच्चों, इसके अंदर जो भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। तो इसके अंदर जो भरा हुआ है वो एक प्रकार का घोल है, और जिसको कहा जाता है बच्चों क्या, विद्युत अपघट्य, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये क्या बन गया है, ये एक टाइप का सेल बना दिया गया है। इस प्लेट, इसकी जो एक प्लेट होती है ना वो द्रव में डूबी रहती है,
और इस द्रव को विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इसकी प्लेटें, ठीक है, पूरा लिख लो, इसकी प्लेटें, ठीक है, प्लेटें द्रव में डूबी होती हैं और इस द्रव को हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। किसी अपघट्य में प्लेटों को डुबाने पर एक प्लेट जो होती है ना वो पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी प्लेट हमारी निगेटिव हो जाती है। सेल में ऐसा ही होता है बच्चों। तो एक प्लेट देखो ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है, मैं दूसरा कलर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, एक प्लेट आपकी पॉजिटिव है और एक प्लेट आपकी निगेटिव है, ये निगेटिव वाली हो गई और ये पॉजिटिव वाली हो गई, ठीक है, उधर निगेटिव ये पॉजिटिव। फिर उसके बाद लिखा है कि दोनों प्लेटों को किसी तार से जोड़ देते हैं। देखो मैंने तार से जोड़ दिया तो प्लेटों पर आवेश प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि बच्चों धारा बह रही है, इसका मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक, इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो कौन सी ऊर्जा में बदलने लगती है? वैद्युत ऊर्जा में बदलने लगती है। ये जो विद्युत अपघट्य होता है ना, ये कई टाइप का होता है, डिपेंड करता है कि प्लेट कैसी है, उसी का सोल्यूशन बना दिया जाता है। जैसे मान लो एक कॉपर की प्लेट है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट होगा, ये सब आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो ये तो कहानी है विद्युत सेल की, बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब समझते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो बच्चों ये जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है, ये सेल दो प्रकार का होता है और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सेल कहलाता है बच्चों विद्युत रासायनिक सेल। ये होता कितने टाइप का है? पहला होता है बच्चों प्राथमिक सेल, ठीक है, तो हम इसको प्राथमिक सेल लिख सकते हैं। और दूसरा होता है बच्चों हमारा कौन सा? द्वितीयक सेल। तो यार एक ऐसा नाम बताने वाला हूं ना जो आप लोगों को यहाँ पर शायद बहुत कम लोगों ने इसको सुना होगा, है ना, कुछ हमारे मॉडर्न जमाने के बालक हैं, बालिकाएं हैं, ठीक है। द्वितीयक सेल जो आजकल जो है अपना टाइम इधर उधर ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो ये द्वितीयक सेल होगा। और द्वितीयक सेल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिससे कहते हैं गौड़ सेल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा? ये बच्चों गौड़ सेल होगा, ठीक है, ये हमारा गौड़ सेल है। क्लियर हुआ? इतना अच्छे से समझ में आया कि दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्राथमिक और दूसरा होता है हमारा कौन सा? द्वितीयक सेल। लेकिन यार इनको हम परिभाषा के थ्रू समझे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो आज के बाद ना मेरे से नोट्स मत मांगना आप लोग, क्योंकि सब कुछ तो मिल ही जाता है यहाँ पे, तो डरने की जरूरत क्या है ना, सब कुछ तो यही मिलता है। तो अभी देखो ना, यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखा है कि प्राथमिक सेल। मेरी क्लास में आओगे ना, कहीं नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट लो, क्या क्या मैं लिख रहा हूं नोट करते जाओ, ऐसा कॉपी बन जाएगा ना आपका कि शायद वो आपके स्कूल में भी किसी का कॉपी नहीं होगा। तो नोट्स मांगने की जरूरत क्या है? वैसे दे देता हूं मैं हर चैप्टर के बाद, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल ही जाता है आप लोगों को। 2 चैप्टर का मिल चुका है, तीसरा कंप्लीट होगा, उसके दूसरे दिन मिल जाएगा। तो देखो क्या है, वह सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है? अनुत्क्रमणीय। यार ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जैसे मान लो बाई चांस, समझना, ठीक, तो मान लो आपके पास कोई एक सेल है, मान लिया कि हमारे पास कोई एक सेल है और इस सेल को आपने क्या किया, आप इससे क्या कर रहे हो? इसमें कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। ध्यान से समझना ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें रासायनिक ऊर्जा है, आपने इसको यूज करना स्टार्ट किया और रासायनिक ऊर्जा बदल गई किसी दूसरी ऊर्जा में, और जिसको हमने बोल दिया कि भाई ये विद्युत ऊर्जा है, ये विद्युत ऊर्जा में बदल गई। ये जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही थी, मान लो ये कोई डिवाइस है, इसमें बदल गई है विद्युत ऊर्जा में, तो यार ये सारी ऊर्जा तो रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो ये सेल बर्बाद। हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये वाला चिन्ह दिख जाए ना, उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब एक ही तरफ से होगी। अब इसको चार्ज करना शुरू किया, और जैसे इसको चार्ज करना मतलब मैंने इसको यूज करना शुरू किया, उपयोग में लाना शुरू किया, और जैसे ही उपयोग लाते गए वैसे इसका रसायन जो है वो खत्म हुआ, इसकी ऊर्जा खत्म हो गई, फेंक दिया। जैसे आपके घर में घड़ी का सेल होता है ना घड़ी का सेल, उसको आप दोबारा चार्ज कर सकते हो क्या? ना। अगर चार्ज कर लेते तो बार बार 10 रुपए का मार्केट से खरीद के क्यों लाना पड़ता? आपके घर में ये रिमोट होगा इस तरीके का टीवी का, गलती से दब ना जाए, नहीं बंद हो जाएगा अभी, ठीक है, फिर हम ढूंढते रहेंगे कैसे सही होगा। और ये माउस, इनमें जो सेल वेल पड़ते हैं ना, ये देखो मैं खोल के भी दिखा दूं यार, इस तरीके का जो सेल दिख रहा है आपको, देखो ऐसे वाला, ये सेल जो आपको है ना, ये सब कैसे सेल है, इनको दोबारा चार्ज करके यूज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सेल जो होते हैं ना, वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं, मतलब इनको हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। तो वह सेल जिसमें होने वाली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती हैं और इन सेलों को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो, है ना, इस्तेमाल करो और विश्वास करके फेंक दो। यही चल ही रहा है आजकल जिंदगी में सबकी, है, इस्तेमाल करो
विश्वास करो थोड़े दिन फेंक दो, खत्म। तो यही सिस्टम है आजकल। और वो दो सेल है कौन से, डेनियल सेल और ड्राई सेल। ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। चलो वापस आते हैं, समझते हैं द्वितीयक सेल। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई सेल है, ठीक है, आपने इसको यूज किया, आपको विद्युत ऊर्जा मिल गई, आपको विद्युत ऊर्जा मिल गई, बाद में आपने इसको फिर से विद्युत ऊर्जा दिया और बाद में इसमें फिर से स्टोर हो गई। जैसे आजकल आपके घर में इन्वर्टर चल रहा है कि होता है ना भाई, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लाइट गई तो आपको ये इधर होने लगा, रसायन बदलकर विद्युत ऊर्जा दे रहा है, लाइट चली गई, अभी क्या हुआ, दे रहा है ना वो, आ गई लाइट, फिर से विद्युत ऊर्जा को संचित करने लगा। तो मतलब इनको हम चार्ज कर सकते हैं। ऐसे सेल जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल, ऐसे सेल को हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं और इन्हें कहते हैं हम लोग कौन से सेल, द्वितीयक सेल। अब आप सोचोगे इतना सस्ता क्वेश्चन क्या हमारे एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं थोड़ा पसीना वसीना पोंछ के इधर से आता हूं, क्योंकि यार बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, चलता है। तो देखो ऐसे सेल हमारे कौन से होंगे, बता दिया मैंने, द्वितीयक सेल। भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? बहुविकल्पी प्रश्न आता है। बहुविकल्पी प्रश्न इस पे कई बार पूछा गया है, आप उठा के 2-4 साल का पिछले का पेपर देख लो। तो यार मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ भी समस्या हुई होगी। हमने विद्युत सेल समझ लिया, हमने विद्युत रासायनिक सेल समझ लिया, हमने प्राथमिक सेल समझ लिया और हमने द्वितीयक सेल समझ लिया। तो यहां से इतनी कहानी तो आ गई समझ में। अब हम समझेंगे विद्युत वाहक बल को। देखो विद्युत वाहक बल बहुत आसान है, इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो सेल द्वारा कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल। और इसे लिखा किससे जाता है, ई से। अब जिन लोगों को ये लग रहा हो कि यार ये क्या क्या चल रहा है जिंदगी में हमारी, फिर से ये विद्युत वाहक बल, तो देखो जब एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करोगे ना, तभी जिंदगी में सब कुछ याद रहता है। मतलब पढ़ाई में भी ऐसे ही चलता है और सब में ऐसे चलता है, ठीक है। जैसे हमारी एक आंटी है, उनका नाम है उर्मिला, है ना, हमने जयशंकर प्रसाद की वो रचना और ये सब समझ ही रहे हो तुम लोग फिर, है ना, वो सब ऐसे बना बना के याद कर लो तो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो चीजों को रिलेट करना शुरू करो। अब पेपर में आ जाए विद्युत वाहक बल, बस वही विभवांतर की कहानी है, वही विभव की बात कर रहे हैं। विद्युत वाहक बल खाली ये सेल में है बस, ठीक। तो एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने में जो सेल कार्य करता है उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और जो कोई एक आवेश कार्य के कारण जो कार्य करना पड़ता था वो हमारा विभव होता था। बस इतना ही फर्क है कि सेल काम कर रहा है। वहां फॉर्मूला क्या होता था, V बराबर W/Q। याद करो, V बराबर W/Q। यहां भी ऐसे कुछ हो जाएगा, यहां हो जाएगा विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q, जहां W है हमारा क्या, विद्युत कार्य, जो हमारा कार्य है, ये देखो कार्य W है, और उसके बाद आवेश Q है, और ये E हमारा है। तो E बराबर W/ ये हो गया हमारा क्या, इतना। आप लोगों को समझ में आया कि ये मेरा क्या निकल आया है, विद्युत वाहक बल। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को यहां तक समस्या होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कहानी यहां आती है कि हम इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। देखो ठीक, मात्रक देखो W का मात्रक तो सबको पता है क्या होता है, W का मात्रक होता है जूल, तो इसका मात्रक जूल, और Q का कूलाम, है ना, मतलब आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम ये मात्रक होता है। या करके आप इसको लिख सकते हो एक और भी मात्रक, और जो होता है बच्चों क्या, वोल्ट, तो इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। अब देखो ना, इसके विमा समझते हैं कि विमा क्या होती है। अब विमा निकालना है, विमा निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहां लिखेंगे ई की विमा। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझना, जो विभव की होगी वही होगी। तो जो बच्चों को नहीं आता है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, 1 मिनट और सही। W बराबर होता है मतलब कार्य, और कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब बल की विमा और विस्थापन की विमा, ठीक। तो MLT -2। बेटा जितनी ईमानदारी के साथ मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं ना,
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पढ़ाएगा। बहुत ईमानदारी के साथ हम चल रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम थोड़ा सा गैप कर देते हैं बीच बीच में, बट उनको मैं जानकर नहीं करता बच्चे, है ना। आप लोग समझदार हो, थोड़ा सा साथ दो, है ना, और ले जाओ इसको, शेयर करो यूट्यूब चैनल को, और लोगों के पास जाए, शिवम सर के अंदर की आत्मा जागे और वो अपने घर पे कहे नहीं अब मेरे को रात में भी मेहनत करनी है। हाँ, वैसे करता हूँ, बट जब से बाहर सेटअप हुआ है पापा बोले नहीं रात में घर आना है। ठीक, तो देखो ये हमारा हो गया डब्लू का विमा, डब्लू का ये MLT मतलब ये बल का और ये विस्थापन का। ठीक, बल का और विस्थापन का, विस्थापन मतलब होता है दूरी, दूरी के लिए L ही लिखोगे ना। उसके बाद बच्चों Q के लिए क्या होता है, Q बराबर IT होता है, तो उसका बीमा होता है AT। अब ये सब ना ऊपर खिसक के जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो होगा क्या, देखो M होगा, L और L 2 बार हो जाएगा, और ये T एक बार और ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और A भी ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। तो ML स्क्वायर T की पावर -3 और A की पावर -1, ये यहाँ से हमारी क्या आ गई है बीमा, और कई बार पूछी भी जा चुकी है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको लिख लो। ये तो कहानी थी विद्युत वाहक बल की। अब विद्युत वाहक बल के बाद हम लोग देखेंगे कि ये विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है। अच्छा, ये विद्युत वाहक बल है क्या? ये इतना बड़ा सेल खड़ा हुआ है आपके सामने, चार्ज होता रहता है, ये खाना पीना खा के, बस समझ लो यार ये सेल ही है। अब ये सेल किसके किसके ऊपर निर्भर करेगा? अब इसको अगर रोज खाना ना मिले तो क्या ये काम कर पाएगा? कहाँ कर पाएगा? इसका मतलब है कि जो उसको विद्युत अपघट्य है उसके ऊपर तो निर्भर करेगा, उसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा, खाना कैसा मिलता है। अभी आपको गंदा गंदा खाना मिले तो क्या होगा, सोचो एक बार। गंदा गंदा खाने का मतलब है जिसमें एनर्जी ना हो, वो खाना मिलेगा तो क्या एनर्जी आएगी आपके अंदर? नहीं आएगी ना। इसका मतलब विद्युत अपघट्य कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक, समझ में बात। वो जो प्लेटें होती है ना, उनके बीच की दूरी क्या होती है, उस पर भी निर्भर करेगा। ध्यान से समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे विद्युत वाहक बल की निर्भरता मैं सब लिख के लाया हूं, और इसको बनाने में ना समय लगता है। ठीक, तो विद्युत वाहक बल की निर्भरता, विद्युत वाहक बल किसी सेल की प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, तो यहां देखो पहला है हमारा विद्युत वाहक बल किसी सेल की प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब प्लेट काहे की है, लोहे की है, तांबे की है, या किसी और धातु की है, उस पर निर्भर करेगा। मतलब प्लेट कैसी है, प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर यार ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो इसी पे देखो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखना ताकि आपको रटना ना पड़े, कोई भी चीज अच्छे से समझना, अच्छे से समझना ताकि रटना ना पड़े। पहले बताया कि प्लेट की प्रकृति पर, इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, कौन? विद्युत वाहक बल। तांबे की होगी तो हो सकता है और अच्छा हो, चांदी की हो तो और अच्छा हो, डिपेंड करता है कि कौन सी धातु है। ठीक, उसके बाद विद्युत वाहक बल विद्युत अपघट्य की अम्लीयता और क्षारीयता। भाई खाने पे भी तो डिपेंड करेगा, इसमें सोल्यूशन कौन सा है अंदर, उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही ना। अगर सोचो एक बार कि इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यार बिल्कुल डिपेंड करेगा, है ना, बिल्कुल डिपेंड करेगा, क्योंकि ये अम्लीय है या क्षारीय है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज विद्युत वाहक बल प्लेटों के बीच की दूरी और उनके आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, इनकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है उस पर निर्भर करेगा विद्युत वाहक बल, और साथ ही साथ इस पर भी निर्भर करेगा कि इनका आकार कैसा है, भाई किस आकार की बनाई गई है। एक बात याद रखना, आकार पे इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा, बहुत अच्छे से समझिएगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज होगा। इसलिए प्लेट जो बनाई जाती है फ्लैट बनाई जाती हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज में डाल लो आप लोग कि प्लेटें फ्लैट क्यों बनाई जाती हैं। फ्लैट इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, कहने का मतलब है कि मान लो ये आपकी प्लेट है और एक प्लेट ये है, इसका एरिया कम है और इसका एरिया देखो ज़्यादा है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा बच्चों। क्लियर हुआ इतनी चीज़? अब उसके बाद विद्युत वाहक बल विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर निर्भर करता है, इसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। कि अगर आप सोचो पूरा भर दोगे तो ज्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी, ज्यादा विद्युत होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मात्रा पे डिपेंड
नहीं करता। ये 4 फैक्टर हैं, ये 4 कारक हैं जिनके ऊपर विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। अब मैं आपको बताऊं, इतना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं काफी कंफर्ट फील कर रहा हूं, क्योंकि इतना वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है, विद्युत जो है हमारे रूम की वो हमारा साथ दे रही है, क्योंकि अभी 1-2 दिन ये चीज़ें हमारे साथ सही नहीं चल रही हैं। मैं थोड़ा लाइट वाइट का सेटअप यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लोड बढ़ गया है बोर्ड के आने की वजह से, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है सारी चीज़ें। बाकी आप देख ही रहो, कूलर इधर बगल में चल रहा है, आपको आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही हो अलग बात है, लेकिन पसीना हमको आ रहा है, क्योंकि अगर कूलर का फेस अपने चेहरे पे करेंगे शिवम सर, तो इसका जो वाइब्रेशन है ना, हवा जो है ना इस पे आएगी, टकराएगी और आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। इसलिए कूलर का जो फेस है ना कमर के नीचे रखते हैं, ताकि ऊपर गर्मी लगे नीचे ठंडा रहे। ठीक समझ में आई बात? तो विद्युत वाहक बल हो गया। आगे बात करते हैं कि सेल के टर्मिनल विभवांतर की। देखो, टर्मिनल विभवांतर जो था ना, वो सिंपली विभवांतर ही है, इसे हम लोग V से प्रेजेंट करते हैं। अब अच्छे समझना कि माना किसी वैद्युत परिपथ से जुड़े एक सेल का विद्युत वाहक बल E है और परिपथ में आवेश Q जो है वो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तब सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा W होती है, वो सबको ये बात पता है कि जो W ऊर्जा होती है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W बराबर जो होगी वो क्या होगी? EQ। ये आया कहां से? अच्छे से लिखना, चूंकि बच्चों E बराबर W/Q, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा हमारी ये निकलेगी। विद्युत वाहक बल हमें ये पता है। अब इसके बाद ये हमने निकाल लिया। अब यहां से मैं अगर E का मान निकालूं तो ये W/Q आएगा। ये थोड़ा समझो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, अभी समझ में आए। ये आएगा हमारा क्या, इतना पता चल गया। अब मान लो, अच्छे से समझना, मान लो बच्चों कि ये जो हमारा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है और एक किसी सिस्टम में बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, जैसे बैटरी में क्या होते हैं? बहुत सारे सेल लगे होते हैं। कई सेल अगर लगे होते हैं और उनकी ऊर्जाएं W1, W2, W3 इस तरीके से हो तो हम क्या करेंगे? समझना, ये अगर ऊर्जाएं W1, W2 इस तरीके से लिखी हो तो आखिर हम करेंगे क्या? समझना बच्चों। तो मैंने माना किसी परिपथ में कई सेल लगे हैं जिनकी ऊर्जाएं W1, W2, W3 और डॉट 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 है। इस तरीके से हमने मान लिया, ठीक है, डॉट 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 और करके WN मान लो, WN है। तब सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा उसको निकालेंगे। तब सेल का विद्युत वाहक बल जो आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा क्या? कुल विद्युत वाहक बल E बराबर, अभी W1/Q1, W तो आवेश तो समान ही है, तो Q तो Q रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आएगा W1/Q और उसके बाद W2/Q प्लस W3/Q, उसके बाद डॉट 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 प्लस WN/Q। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर सेल में एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा है तो जो कार्य करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिएगा, जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने ये वीडियो इतना कट नहीं किया है, तो रिकॉर्डेड, मुझे कट कर देना चाहिए, लेकिन जिसको देखना है, जिसको पढ़ना है वो रुकेगा। इस कट करने से मतलब क्या है ना, माना परिपथ में कई सेल लगे हैं जिनकी ऊर्जाएं बच्चों ये दी गई है W1, W2, W3, WN, तब सेल का विद्युत वाहक बल इतना होता है। लेकिन यह बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मेरा W होता है वो होता क्या है भाई? VQ। पढ़ाइए आपने, विभवांतर VQ, और ये विद्युत वाहक बल है। तो हम इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, जरा ध्यान से देखना।
ठीक, अब यहां से आएगा E बराबर V1 Q, फिर उसके बाद अपॉन में Q प्लस V2 Q अपॉन में Q प्लस V3 Q और अपॉन में Q प्लस डॉट डॉट डॉट, 3 से ज़्यादा मत लगाना, V3Q और अपॉन में Q। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो Q से Q कटेगा और जो मेरे पास मिलेगा वो मिलेगा E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा क्या हो गया V। एक रिलेशन मिला है कि अगर किसी सेल में n किसी कॉम्बिनेशन में, मतलब सेलों की संख्या n है और सब में विभवांतर पहले में V1 दूसरे में V2 V3 डॉट 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 Vn है, तो कुल जो विद्युत वाहक बल आएगा वो हमारा E के बराबर होगा। समझ गए, ये रिलेशन मिला यहाँ से। अब हमें एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, और मैं उस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन जरा कर लेना। ठीक, ये स्टेटमेंट है, इसको लिखिएगा प्लीज। स्पष्ट है कि अभी जो स्टेटमेंट मिला है हमको, है ना, E बराबर V1 प्लस V2, उसी से लिख रहा हूं मैं। स्पष्ट है कि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, सभी को पता है कि अगर एकांक आवेश प्रवाहित होगा तो क्या उत्पन्न होगा बच्चों, कार्य होगा ना। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया जो कार्य होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अब आप खुद ही सोचो, मैंने लिखकर बताया है तो कितना समय लगा है, इसीलिए व्हाइट बोर्ड बेटर नहीं था, नहीं तो इतना मैं पढ़ा पाता, तो जो अभी तक इतना पढ़ा दिया मैंने, बोलो नहीं पढ़ा पाता ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अतः दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अगर हम लोग किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करें तो जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा टर्मिनल विभवांतर है। ये केस सेल में होगा, बस इतना याद रखना प्लीज। जो अलग परिपथ में होगा कहीं वो विभवांतर है, सेल में होगा तो टर्मिनल विभवांतर। अब ये तो था जो हमने समझ लिया कि आखिर क्या होता है विद्युत वाहक बल, और फिर हमने यहाँ पर ये भी समझ लिया बच्चों, यहाँ पे हमने ये भी समझ लिया, एक सेकेंड वेट, ठीक है, यहाँ हमने ये भी समझ लिया कि कैसे होता है यार ये सेल का टर्मिनल विभवांतर, ये भी समझ लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हम लोग क्या कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक बात बताओ, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप घर से निकलोगे तो रास्ते में कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला जरूर मिलेगा। जो धारा को रास्ते में डिस्टर्ब करता है ना उसको प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन जब घर में ही कोई डिस्टर्ब करने वाला पैदा हो जाए उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए ना, आज के बाद तो नहीं भूलोगे ना, ये मन में आ गया अभी। मान लो बाहर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो बड़ा वाला डिस्टर्ब करने वाला इंसान कैपिटल आर, और जो अंदर ही डिस्टर्ब कर रहा है घर के अंदर ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा वाला, मतलब आंतरिक प्रतिरोध। अब ना भूलो, आप लोग भूलोगे ही नहीं कभी, समझ गया मैं, अब नहीं भूलोगे। अंदर की बात बताई ना हमने, इसीलिए भूलोगे कहाँ। अब समझो मेरी बात को बच्चों, मान लो एक सेल है, सेल के बाह्य परिपथ में, अब मान लो जैसे बड़ा सा सेल, ठीक, ये बड़ा सा सेल है, कमरे से बाहर निकला, जो बाहर दिखेगा ना
जो बाहर डिस्टर्ब कर रहा है ना वो क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। इस सेल की धारा को जो बाहर डिस्टर्ब कर रहा है वो बाह्य प्रतिरोध है, जो अंदर ही डिस्टर्ब कर रहा है ना। मान लो सामने कोई बैठा है, बालक है नहीं फिलहाल, अकेले चिल्लाता रहता रूम में, मैं पागल की तरह, ठीक, तो कोई है नहीं, मान लो कोई होता, हमका डिस्टर्ब करता बार बार, हम अभी इसको चिल्लाते ना, है गलत कर रहे हो तुम, तो यार जो अंदर ही डिस्टर्ब कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। कौन करेगा अंदर डिस्टर्ब, अंदर डिस्टर्ब कौन करेगा, सेल के अंदर जो घोल होता है ना वही उसको डिस्टर्ब करता है, वही उसको डिस्टर्ब करता है। वो सेल के अंदर जो घोल होता है वो कहता है यार तुम जितना उपयोग में लाए जाओगे उतना ही ज्यादा मैं बढ़ता जाऊंगा, ये कहता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वो सेल का घोल। और सेल का घोल कहता है कि तुम जितना उपयोग में लाते जाओगे मैं उतनी ही ज्यादा शैतानी करूंगा, मतलब उतना ही ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। देखो कैसे, जिस प्रकार कोई तार विद्युत धारा के मार्ग में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध मतलब एक गुण है कि धारा को रोकेगा ना, तुम बहके ना जाओ, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से एक सेल का घोल भी धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, और जिसे हम लोग कहते हैं अंदर वाला आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे लिखा जाता है, स्मॉल आर से। एक बात याद रखना, अगली क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं और उस पर फोकस कीजिए, ठीक। अब ये तो हुआ कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। अगर आपने एक सेल बनाया है और सेल के अंदर जो घोल होगा वो उसको डिस्टर्ब करेगा, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो मेरा क्या है, समझ गए यार तुम लोग। घोल जो होता है वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसमें स्मॉल आर से लिखते हैं। अब मान लो कि यार कोई एक परिपथ है ना, मान लो कि कोई एक परिपथ है, फॉर एग्जाम्पल, देखो मिटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब इतना शानदार खुद ही बन जाता है। मान लो कि कोई एक परिपथ है, ठीक। आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि अभी यार टाइम है मेरे पास बहुत, ठीक है, बस एक मिनट रुको। मान लो कि कोई एक परिपथ बना रहे हैं शिवम सर, ऐसे, ठीक, समझना। मान लो शिवम सर ऐसे कोई परिपथ बना रहे हैं, है ना, अच्छा लग रहा है ना, ऐसे सीधा सीधा लाइन बन रहा है। तो मान लो शिवम सर ऐसे कोई परिपथ बनाते हैं, एक बार और करेंगे ऐसे ही, और उसके बाद इस परिपथ को बनाने के बाद हमने एक परिपथ बनाया। अब जरा ध्यान से देखना, मान लो कि इसको मैं थोड़ा साफ साफ करके, जैसे मेरी आदत थी पहले से मिटाने की, वही होगा अभी यहाँ, देखो कैसे होगा, ठीक। मिटाया हमने यहाँ पे, और मिटाने के बाद यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया ऐसे, तो ये कैपिटल आर होगा, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ एक कुंजी लगा दी, एक कुंजी लगा दी हमने ऐसे। उसके बाद फिर मैंने एक बैटरी लगा दी यहाँ, ऐसे बैटरी लगा दी। और उसके बाद मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा यार कुछ और भी लगाओ, और मैंने एक बल्ब लगा दिया। वैसे इतना गंदा मैं बनाता नहीं हूँ, साफ साफ बनाओ शिवम सर। तो ये बना दिया ऐसे ऐसे ऐसा करके, और उसके बाद ये ऐसे बल्ब बना दिया, ठीक। अब इतना सब कुछ बना दिया इन्होंने, शिवम सर ने, इसको भी जोड़ो ना, ऐसे जोड़ दिया ऐसे, ठीक। क्लियर हुआ अभी? अभी भी अगर नहीं दिल माना तो यार एक मीटर भी लगा दो, पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसमें आर हमारा प्रतिरोध है, सबको पता है कि ये हमारा विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई या ई से लिखेंगे, मतलब ये हमारी कुंजी है जिसको हम की कहते हैं, इसका ये प्रतिरोध है। अब मान लो सेल के अंदर कोई और भी प्रतिरोध है, सेल में ही प्रतिरोध है, तो उसको लिखोगी कैसे, कैसे दर्शाओगे उसको, वो हम सिखाना चाह रहे हैं आपको। ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे, ऐसे किया और ऐसे स्मॉल आर बना दिया। ये पता चल गया कि इसके अंदर एक प्रतिरोध है जो कि कैसा है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में इस तरीके से आता है। अब देखो जरा ध्यान से, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, 4 कारक हैं जो इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। पहला कारक है हमारा जो इसका, वो है एल, तार की लंबाई। दूसरा कारक है
तार का क्षेत्रफल, तीसरा कारक है उसका टेम्परेचर और चौथा कारक है उसकी सांद्रता। अब किसकी सांद्रता क्या कह रहा हूं सब जरा ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक, तो देखो ये तार की लंबाई तो होती नहीं क्योंकि परिपथ से तो मतलब है नहीं, वो तो हमको सेल के अंदर ही चलना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे अपना कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप लिखोगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दो प्लेटों के बीच की दूरी। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, ये L तार की लंबाई नहीं है, प्लेटों के बीच की दूरी L के अनुक्रमानुपाती। अभी तो मैंने हिंदी में लिख दिया है, अब लिखूंगा नहीं, ठीक है, अभी बोल दूंगा, आप लोग को खुद लिखना है। L के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। जितनी ज्यादा प्लेटों के बीच की दूरी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध। तो मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल r का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। ठीक, अब ये क्या है, जिन बालकों को ये लग रहा है कि हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यार मैं उनको साफ साफ बोल रहा हूं कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं है, जो प्लेटें डूबी हुई थी उनका क्षेत्रफल है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? तो लिखोगे r का मान इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल मतलब प्लेटों पर। तो आप लिखोगे कि इलेक्ट्रोड मतलब प्लेट, प्लेटों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल पर मत लिखो यार, अच्छा नहीं लगता, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। समझ गए ना आप लोग, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि अगर ये इसके अनुक्रमानुपाती है तो हम लिख सकते हैं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा धारा बहेगी, ये बोला था ना। तो यहां अगर क्षेत्रफल कम होगा तो इसका मतलब धारा कम बह रही है और प्रतिरोध ज्यादा है। तो देखो प्रतिरोध ज्यादा है, समझ गए ना। तो रटने की भी जरूरत नहीं है कि भाई डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा, क्लियर। अब उसके बाद फिर से समझना, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं। सेल को प्रभावित करने वाले कारक में इतना हो चुका है, छोटा कर लेते हैं, समझ गए हो गया आप लोग, इतना तो समझदार हो ही मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 पॉइंट हो गए, छोटा छोटा दिखता है। अब अगला पॉइंट है मेरा, जो पॉइंट नंबर 3 है, और वो है कि R का मान, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, R का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे प्यारे बच्चों थीटा के, 1/θ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि विद्युत अपघट्ट के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप कम प्रतिरोध ज्यादा, ताप ज्यादा प्रतिरोध कम। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये अपघट्ट की बात हो रही है, तार के प्रतिरोध से तार के ताप से मतलब नहीं है, उसके अपघट्ट के ताप से मतलब है। तो ये थोड़ा अलग है कैपिटल R से। इतनी बात हो गई। चौथा देखो, चौथा है जो हमारा चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट कहता है कि R का मान विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, यहां लिख लो यार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि थीटा क्या है, ताप है, किसका ताप है, विद्युत अपघट्ट का ताप है। उसके बाद C क्या है, C है सांद्रता, किसकी, अपघट्ट की सांद्रता, अपघट्ट की सांद्रता। अब एक बात बताओ, एक बात आप बताना, आपके घर में बैटरी है यार, सबके घर में इन्वर्टर होता है। अगर घर पे इन्वर्टर है और आप उसमें समय से पानी नहीं डालते हैं, है ना भाई, पानी भी तो डाला जाता है ना उसमें, अब आप वो बैटरी वाला पानी उसमें नहीं डाल रहे हो, क्या होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा अंदर का सोल्यूशन और कम भी हो जाएगा। तो इसीलिए फिर उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, धारा कम बहेगी।
तो इसीलिए बोल रहे हैं जितना ज्यादा कम कंसंट्रेशन उतना ज्यादा कम प्रतिरोध। इसका मतलब अगर कोई भी अपघट्य तनु है तो अच्छी बिजली देगा, वो अच्छा उसमें धारा बहेगी, और अगर वो तनु नहीं है तो अच्छी धारा नहीं बहेगी। समझ में आया? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी में 1% भी समस्या हुई होगी। मैंने आज के सेशन में यार बालक बहुत सारे मैंने पॉइंट आज के कवर किए मैंने अपना, और मुझे अच्छा लग रहा है। बस 5 मिनट और लाइट ना जाए और ऊपर वाला मेरा सुन ले प्लीज। क्लास 12 फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 10th नंबर लेक्चर है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। विद्युत रासायनिक सेल समझे हम लोग, सेल समझे, फिर उसके बाद प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल समझे, विद्युत वाहक बल को समझा, और सेल और बल से याद आया यार बेल दबा देना अगर अभी तक नहीं दबाए हो तो। आप ही का फायदा, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा अगर तू पढ़ने नहीं आता। ठीक, तो बच्चों विद्युत वाहक बल जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। सेल के टर्मिनल विभवांतर के बारे में बताया कि यार कुछ है नहीं, वही है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेल में। ठीक, फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर उसके बाद ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सांता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है और ये एग्जाम में आता है। इतनी सारी चीजें बताई। और इसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक, वापस जाते हैं अब हम और उसके बाद कुछ समझते हैं। इसको समझो, इसे समझना है कि पहली बात तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर यहां तक आप देखते हुए आए हो। दूसरी चीज आपके काम की बात है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है देन आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यार ज्वाइन नाम ही इतना खतरनाक है, बच्चे सोचते पैसा देना है बस और कुछ नहीं करना है, हमको फ्री में है सब। यहाँ पैसा नहीं चल रहा है, सब फ्री में है। आप जल्दी से जाके उसको डाउनलोड कर लो, नीचे लिंक दी गई है, जाके ज्वाइन कर लो पूरा। पहले डाउनलोड करो ऐप और ज्वाइन कर लो। फायदा क्या होगा, वहाँ आपको नोटिफिकेशन, नोट्स, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप आइए वहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें। अब फाइनली टाटा बाय बाय, अच्छे से मेहनत करते रहो, नहीं तो बच्चों आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात मैं 1000 बार बोल रहा हूँ और रियली पूरे सेशन के बाद अब मेरे चेहरे पे स्माइल आई है कि अब यार ये लाइट चली भी जाए ना तो इतना तो अपलोड हो जाएगा। आज मैं बहुत डर के क्लास ले रहा हूँ, 2 दिन हो गया मेरे को। और आप लोग कहते हो सर डेली सेशन नहीं आ रहे, डेली आ रहे हैं 8:30 बजे। सैटरडे को छोड़ के कोई गैप हुआ तो बताइए, डेली आ रहा है सेशन। 1-2 संडे और मुझे दो, फिर संडे लाइव आना भी शुरू करेंगे। पहले थोड़ा और सेटअप कर ले सब कुछ, है ना, ताकि लाइव क्लास का तो सिस्टम कम से कम बन ही जाए। लाइव क्लास को पहले टेस्ट करेंगे हम क्लास 10th के ऊपर, अगर सक्सेस हो गया तो क्लास 12th पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्लास 12th मेरे हिसाब से परफेक्ट चल रहा है रिकॉर्डिंग सेशन में। इसको छेड़ो मत, नहीं तो अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता हूँ ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। एक्सपेरिमेंट ना करता तो शायद ये डिजिटल बोर्ड यहाँ नहीं होता, ये बात याद रखना। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, रुक के कभी करता हूँ, तो समझ लो कुछ कर ही रहा हूँ। 3 दिन हो गया है, मैं बहुत डिस्टर्ब था अभी तक, और अभी कुछ सोल्यूशन निकला है इसका कि मुझे क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक जिंदगी में समस्याएं नहीं है तब तक ये भूल जाना। जिस दिन समस्याएं खत्म उस दिन समझ लो सक्सेस नहीं हो रही है। जिस दिन लोग रास्ते में टोकना बंद कर देना, जिस दिन रास्ते में लोग टोकना बंद कर देना, समझ लेना कि सक्सेस नहीं हो रही है। अगर कोई तुम्हें टोक रहा है ना तो सक्सेस हो रही है, अगर कोई नहीं टोकता है ना तो सक्सेस नहीं हो रही है। और जो कुछ आजकल बच्चे ना, जैसे 11th 12th में आने के बाद वो आजकल लोग चल रहा है ना, वो सब उसके पीछे मत भागो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। इससे बेहतर जिंदगी में कुछ है नहीं, इससे बेहतर जिंदगी में कुछ नहीं है बच्चों, ये बात याद रखना। इससे आगे कुछ है ही नहीं। जिस दिन आपके पास अच्छा नॉलेज होगा पैसा अपने आप आएगा दौड़ते हुए। मुझे रख लो अपने पास, कोई बचा नहीं है आजकल पढ़ा हुआ, रख लो मुझे अपने पास। यही होती है कहानी, यही होता है पैसे का कहानी। अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, मेहनत करने का मतलब जज्बा होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फिर कुछ भी चलता रहे यार, चाहे पीठ पीछे कोई गाली दे, पीठ पीछे तुम्हें कुछ भी कोई कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आगे बढ़ना है और इस चीज़ पे फोकस करो। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ। ठीक, फाइनली अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ऐड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।